नमस्कार साथियों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर सीयू सेट क्वेश्चन पेपर 2018 का दूसरा भाग है। ये बी वाला, ये 51 से 51 से 100 क्वेश्चन तक 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहला भाग इंग्लिश का था, वो मैंने डाल दिया है। तो ये होने के बाद दो ही बचेंगे, मतलब भाग फर्स्ट भाग सेकंड 2019 का क्वेश्चन पेपर बचेगा। तो आप जाने से पहले और एक बार यही कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर देख के एग्ज़ाम को जाइए, तो मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा आपको। और मेरा मानना है मोटा मोटा आइडिया ही नहीं, आपको 30-40% इससे ही कवर हो जाएगा। कोई बड़ा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे आप, क्वेश्चन हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। चलो बगैर देर करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 इंग्लिश वाला है, डाल दिया है 2018 का। 19 का पार्ट ए और पार्ट बी आएगा, वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। देखिए, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखते हुए आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? टोटल उन्होंने 12 मानी थी, उसमें से 8 का उन्होंने उल्लेख किया है। वो कौन सी है 8? तो कुल 12 ग्रंथों को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र में रखते हुए शुक्ल जी ने आदिकाल नाम वीरगाथा का नाम दिया था। वीरों की कथा, वीरत्व का वर्णन था उन ग्रंथों में, तो उसी हिसाब से शुक्ल जी ने उसका नाम, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। तो देखिए, उसमें 12 जो ग्रंथ है, ये 12 ग्रंथ माने उन्हें, उसमें क्या क्या है यहाँ पे? आदिकाल रखते हुए शुक्ल ने देश भाषा की कितनी किताब का है ना? देश भाषा की 8 है, और अपभ्रंश की कितनी है? 4 है, तो टोटल हुई 12। तो अपभ्रंशी कौन सी है वो देख लेते हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। उसके बाद देश भाषा काव्य की किताबें, पुस्तकें कहा है उन्हें, तो वो कौन सी है देखते हैं। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, खुसरो की पहलियाँ, विद्यापति पदावली। ये 8 ग्रंथ इन्होंने क्या है, देशी भाषा काव्य के माने हैं शुक्ल जी। तो आगे देखते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों में 84 आते हैं, 84 सिद्ध आते हैं, उसी प्रकार नाथों में 9 आते हैं। उसको भी 3 लोगों ने, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग अलग बताए हैं। नवनाथ कहते हैं ना, नवनाथ 84 सिद्ध। उसके बाद आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्शन का संबंध तुलसी की राम काव्य परंपरा से है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध तुलसी की राम काव्य से है। ओके, आगे चलते हैं। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो वो है सूरदास जी की। सूरदास का जन्म 1478 से 1583, 1583, 1478 से 1583 सूरदास का जन्म। अगला क्वेश्चन है, हरि रस पिया जानिए, जे कबहु न जाय
खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नहीं तन की सार, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार है वह है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 से 1518 यानी 1398 से 1518। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंजन की रचना है। तो देखिए मधुमालती का रचना काल है 1545। ओके, आगे है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अध्यम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त कथन किस कवि का है? वो है देव कवि का। देव का समय है 1673 से 1767 यानी 1673 से 1767 देव कवि का जन्म काल और मृत्यु काल है। अंगदर्पण के रचनाकार है। अंगदर्पण के रचनाकार रसलीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है? ध्रुवदास। ध्रुवदास अष्टचाप का नहीं है। कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंददास अष्टचाप के अंदर आते हैं। वल्लभाचार्य और विठलनाथ और गोकुलनाथ, ये वल्लभाचार्य और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। गोकुलनाथ वल्लभाचार्य का पोता था जिसने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो वल्लभाचार्य और विठल वल्लभाचार्य के और उनके बेटे के शिष्य थे उनको एकत्रित किया था लिख के 84 और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्य की गोकुलनाथ ने। आगे है आगे 61वां क्वेश्चन, पवन दूती प्रसंग की कल्पना हिंदी के किस काव्य में की गई है? तो वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिवंश जी का है। तो हरिवंश जी का जन्म काल है 1865 से 1947। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 1800 में गिलक्राइस्ट ने की थी कलकत्ते में। आगे निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक अपूर्ण है? तो वह है सती प्रताप। भारतेंदु का जन्म काल है 1850 से 1865 सॉरी 1850 से 1885। आगे जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास में समाज की रूढ़िग्रस्त धार्मिकता तथा पोती नैतिकता पर व्यंग्य किया गया है? वह है कंकाल। जयशंकर प्रसाद का जन्म काल है 1889। वेश्याओं के सुधार की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? वो है सेवा सदन। प्रेमचंद का जन्म काल है 1880 से 1936। उसके बाद आता है सेवा सदन। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है? वो है चित्रलेखा। यही सच है कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म काल है 1931। उन्होंने आपका बंटी, महाभोज जैसे उपन्यास लिखे हैं। महाभोज को नाटक में भी उन्होंने कन्वर्ट किया है। आपका बंटी और महाभोज दोनों नेट के सिलेबस में है। यही सच है कहानी की लेखिका मनु भंडारी है जिसका जन्म 1931 में हुआ।
वह राजेंद्र यादव की पत्नी थी और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास भी लिखा है। आगे है, किस कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है? तो है परिंदे। ज्योत्सना के रचनाकार पंत है। पंत का जन्म काल है 1900 में जन्म हुआ और 1977 में उनकी मृत्यु हुई। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस साहित्य इतिहास कालखंड को पूर्व मध्यकाल कहा उसे लोकजागरण काल कहने वाले विद्वान कौन है? वह है रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामकुमार वर्मा और नामवर सिंह नहीं, रामविलास शर्मा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? वह है नगेंद्र। नगेंद्र का जन्मकाल 1915 है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसका उल्टा सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह रामविलास शर्मा ने माना है। जो नागेंद्र माना है उसका एग्जैक्ट उल्टा रामविलास शर्मा ने छायावाद को माना है। नामवर सिंह, मुकुटधर पांडे और नंदुलाल पाशपाई नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना में प्रगतिवाद विचारधारा की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है? वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक लंबी कविता है। तुलसीदास गीतिका और आराधना नहीं, कुकुरमुत्ता है जो प्रगतिवाद विचारधारा की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। ये NTA नेट न्यू सिलेबस में दी गई है। एक लंबी कविता है। आगे देखते हैं 73। तो ऐसा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारो आज मिलकर ये समस्या सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कृति से उद्गत है? तो है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। कानन कुसुम के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूतियों के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न और अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। उपयुक्त साहित्यिक मान्यता किस साहित्यकार की है? वह है अज्ञे। 1911 है इनका जन्मकाल। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भुक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? वो है भट्ट नायक। इसको भोगवाद भी कहा जाता है। भट्ट नायक की जो भुक्तिवाद है उसको भोगवाद भी कहा जाता है। आगे है, ऐसा है, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वह है विशेषोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो वह है रूपक शब्द अलंकार नहीं है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? वो है 4 प्रकार के। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। आगे है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के। विभाव 2 प्रकार के कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। उसी के साथ स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। आगे चलते हैं। इतिवृत्तात्मकता की किस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है? द्विवेदी युगीन काव्यधारा। अच्छा, आगे है,
आचार्य मम्मट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है, काव्य प्रयोजन नहीं है पूछा है, वो बोला है। तो चतुर्वर्गफल प्राप्ति, चतुर्वर्ग प्राप्ति काव्य प्रयोजन नहीं है। तो काव्य प्रयोजन अलग कौन से, दूसरे कौन से है? संपत्ति लता यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन, काव्य क्यों रचते हैं, उसका प्रयोजन क्या है रचने का, वो पूछा है। चतुर्थ फल प्राप्ति नहीं है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, संपत्ति लता यश की प्राप्ति, ये सब काव्य प्रयोजन है। उपरूपकों के कितने भेद माने गए हैं? तो वो है 18। देखिए, यह मनुष्य नहीं उल्लू है, इसमें किस प्रकार की शब्द शक्ति है? तो लक्षणामूलक व्यंजना, लक्षणामूला व्यंजना। कला अथवा काव्य की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने वाले पाश्चात्य आलोचक टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का जन्मकाल 1888 से 1965, यानी 1888 से 1965 अमेरिका के थे ये। इनको 1948 में नोबेल मिल चुका है द वेस्टलैंड कृति पर। आगे देखते हैं। हिंदी में मिथक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आलोचक का नाम है। देखिए, हिंदी में मिथक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आलोचकों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाश्चात्य आलोचक आय रिचर्ड की नहीं है? तो वो है कल्चर एंड अनार्की, ये नहीं है। द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, ये उनकी है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये रिचर्ड की है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी रिचर्ड की है। आगे है कामायनी में 87th क्वेश्चन है। कामायनी में प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त समीक्षात्मक टिप्पणी किस आलोचक की है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। चलो आगे है 88। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती का। देखिए दोस्तों, अगर आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे या पुनीत कुमार राय को और आचार्य शुक्ल को 1-2 बार पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट में 10 या 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को चढ़ा के आ सकते हैं। ये घंटा बहुत हुआ आपको, इंग्लिश और ये दोनों मिला के। आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, जयशंकर महादेवी वर्मा का है। निपुणिका किस उपन्यास की नारी पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये सब क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए? मुझे भी क्यों इजी लग रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी क्वेश्चन नेट के जो 10 साल के क्वेश्चन पूछे गए 2004 से 2018-19 तक, वो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए वो एक देख लेने से, उसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी, 8 या 10 वीडियो डाल चुका हूँ नेट के क्वेश्चन पेपर के, वो भी देख लेंगे आप तो वहाँ पे भी आपको ये सब इजी हो जाएगा।
ये रिपीट हुए हुए सो क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर नेट वाला वो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मेरे चैनल में, तो वो वहाँ जाके नेट के वीडियो देख लीजिए। वो देखने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन चढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य अथवा काव्य नाट्य नहीं है? कौन सी है? माधवी, एक कंठ विस्पाई, सूखा सरोवर, उत्तर प्रियदर्शी। ये है गीति नाट्य। आगे है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यह भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नेट में है, ये सिलेबस में है, नेट में भी है। उसके बाद ये है, ये अंधा युग वाला, ये है धर्मवीर भारती का है अंधा युग, 1952 में लिखा गया था। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला कौन सा नाटक है? एक और द्रोणाचार्य। ये भी नेट में है, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का। सॉरी, याद जा रहा है मुझे, शंकर शेष ही होगा शायद। नेट में एक और द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन, झूठा कथन बोलना है हमें। एकांकी में समग्र युग जीवन का चित्रण होना चाहिए। एकांकी रहने के लिए पूरी छोटी रहती, तो पूरा समग्र जीवन का चित्रण एकांकी में कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसलिए यह कथन झूठा है। तो सोचना चाहिए आपको। अब जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको सोचने का जो तरीका है वो पता नहीं चलेगा। अब जब पढ़ोगे, आप गहराई से एक बार अध्ययन कर लोगे, तो आराम से आप कर सकते हो। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चिड़ों पर चांदनी आधारित है। कौन सी? यूरोप प्रवास से आधारित है, अमेरिका, अफ्रीका और कनाडा नहीं है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। कौन है? मुक्तिबोध। एक ऐसे कवि है मुक्तिबोध, और हमारे अज्ञे जी, इनका कुछ भी पढ़ लो, ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता, तुरंत समझ में नहीं आता, तो उनको बार बार देखने से समझ में आता है। फैंटेसी और घुमा फिरा के लिखे है ना, मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखे हैं, तो इनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। चुप ऐसे ही इनको समझ लेना, या इनका कृति का या इनके कविताओं का अर्थ निकाल लेना बहुत मुश्किल है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा है, जो प्रेमचंद के बेटे ने लिखी थी, अमृत राय जी ने। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी है, और प्रेमचंद घर में उनकी धर्मपत्नी ने लिखा है, श्री शिवरानी देवी ने। उसके बाद है, मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। क्या कहता है? मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। यह कथन किसका है? क्या बात कह दी है दिनकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारवादी नहीं है? अलंकारवादी कुंतक नहीं है। दंडी, उद्भट, भामा, ये सब अलंकारवादी है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो मेवाती नहीं है। मेवाती कहाँ की आती है? मेवाती आती है सौशनी अपभ्रंश के अंदर, राजस्थानी के अंदर मेवाती आती है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चार बोली राजस्थानी के अंदर आती है। अब बांगरू या हरियाणवी ये पश्चिम के अंदर आती है, राजस्थान पश्चिम के अंदर, लेकिन राजस्थानी के अंदर नहीं आती है। हरियाणवी। उसके बाद है कन्नौजी।
कन्नौजी कहाँ आती है? कन्नौजी आती है पश्चिमी के अंदर, और बुंदेली भी पश्चिम के अंदर आती है। मेवाती आती है राजस्थानी के अंदर। शौशनी से ही निकली है, लेकिन राजस्थानी और पश्चिमी ये दोनों अलग अलग है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इससे थोड़ा भी लाभ पहुंच रहा है तो मैं वीडियो बना के सार्थक हुआ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ आपके दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें इसको, क्योंकि ये सब करने से हमें हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है। आपके कमेंट से हमें और वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए। ऐसा लगता है हमारा वीडियो अगर कोई नहीं देखेगा यूट्यूब पे चुप्पी अपलोड करके, कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इन वीडियो का फ़ायदा लीजिए। मैंने बहुत जगह सर्च किया है, लेकिन हिंदी साहित्य से संबंधित CUCT के क्वेश्चन पेपर नेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोरोना में अपने हेल्थ का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। यही कहते हुए मैं अपना वीडियो क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का।